डाटा जो है ना वो किस तरह से वो मेमोरी को मैनेज करता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसमें कि जो आपके पास मेमोरी हार्डवेयर है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हम देखेंगे। दूसरा, टू डिस्कस वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, तो अब जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना वो फॉलो होती हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए, जिसमें से पेजिंग और सेगमेंटेशन दो जो मेजर टेक्निक्स हैं वो पेजिंग और सेगमेंटेशन की हैं। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो है ना वो पेजिंग और सेगमेंटेशन को जो है ना कंबाइन करके भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसकी भी एक एग्जांपल आएगी, वो भी हम लास्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जो जब आपके पास एक प्रोग्राम आप रन करते हैं तो होता ही है कि आपके पास जो प्रोग्राम है वो पड़ा होता है डिस्क के अंदर। ठीक है, इसको हार्ड ड्राइव भी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर आपके पास प्रोग्राम जो है ना वो पड़ा होता है, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो जब उसने रन होना है तो उसने वहां पे डिस्क के अंदर रन नहीं होना, उसको हमें मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा। मेमोरी का मतलब है रैम के अंदर। ठीक है, हमने मेन मेमोरी के अंदर उस प्रोग्राम को लोड करना है, फिर ही वो अपने अपना जो एग्जीक्यूशन है वो कर सकेगा। ठीक है, तो जब हमने उसको मेन मेमोरी जहाँ पे भी कीवर्ड हम यूज करेंगे, इसको जो है ना इसका मतलब है कि हम इसको रैम के अंदर लोड कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा या किसी प्रोसेस को हमने रन करना है तो उसको हमने डिस्क से किस में लोड करना है, मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जब उसको मेमोरी में लोड करेंगे तो मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स आर दी ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस। ठीक है, तो सीपीयू क्या कर सकता है, उस मेमोरी को और रजिस्टर्स को, जो सीपीयू के रजिस्टर्स हैं वो उनको एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो उसकी अब एक्सेस की टाइम बताया हुआ है कि अगर सीपीयू ने रजिस्टर्स को एक्सेस करना है तो ये जो फास्टली एक्सेस सबसे ज्यादा फास्ट होता है कि अगर आपके पास डाटा रजिस्टर्स में पड़ा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। तो रजिस्टर से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या वो मेन मेमोरी में एक्सेस करेगा तो मेन मेमोरी की एग्जीक्यूशन बताई हुई है कि वो कितने टाइम के अंदर उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कितना टाइम उसको चाहिए मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो उसके इंटरमीडिएट जो है ना एक कैशे भी एक होती है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू जो है वो आपका जो है ना वो कम साइकिल्स लेता है, ये वन साइकिल के अंदर एग्जीक्यूशन करता है। मेन मेमोरी में जब मेन मेमोरी से आप डाटा फैच करेंगे तो वो काफी सारे साइकिल्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कैन टेक माइनी साइकिल्स लिखा हुआ, डिपेंडिंग ऑन दी हार्डवेयर। ठीक है, अब इसके इंटरमीडिएट एक कैशे होती है। कैशे भी इसी तरह से एक फास्ट स्टोरेज है। ये जो है ना मेन मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर्स के इंटरमीडिएट मेंटेन होती है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आपके पास जो जो स्टोरेज आपकी मैक्सिमम टाइम या रैपिडली यूज हो रही होती है उसको कैशे के अंदर फिर हम रखते हैं। वो जो कैशे मेंटेन करते हैं उसके अंदर वो एंट्रीज आती हैं जो बार बार हिट हो रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप बार बार मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन की बजाय जब कैशे में से करेंगे, उसको फैच कर लेंगे तो आपके पास टाइम जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, कम टाइम के अंदर डाटा फैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हमने प्रोसेस को रन करना है तो आपके पास जो है ना दो चीजें आएंगी, एक उस प्रोसेस का बेस रजिस्टर और उसकी लिमिट रजिस्टर। ठीक है, अब मैंने बताया कि आपने जो प्रोसेस है उसको किस में लोड करना है, रैम के अंदर। ठीक है, तो जब उसको रैम के अंदर लोड करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वो रैम के अंदर वो कहाँ पे लोड होगा। ठीक है, उसकी बेस वैल्यू क्या होगी, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, ये जो बेस रजिस्टर है इसको बेसिकली आप स्टार्टिंग इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है, रजिस्टर के अंदर, तो वो आपका लिमिट रजिस्टर होगा। ठीक है,
तो ये इस तरह से लिमिट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर आपने इसका एंडिंग इंडेक्स फाइंड करना है ये वाला, तो आप क्या करेंगे, बेस रजिस्टर के अंदर लिमिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दो रजिस्टर्स जो है ना वो यूज होते हैं जब भी आपने प्रोसेस को लोड करना है। तो ये उसके कुछ लीगल एड्रेसेस बन जाते हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। बेस के अंदर आप लिमिट की वैल्यू को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितनी उसने एग्जीक्यूट करनी है वो आपकी यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, अब एक से ज्यादा प्रोसेस भी जो है ना वो आपके रैम के अंदर लोड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम अब देखेंगे कि वो उनकी मैनेजमेंट कैसे होती है। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो चीजें हमने स्टडी करनी है उसमें हमने देखना है कि आपके पास जो प्रोसेस हैं या जिनको हम प्रोग्राम कह सकते हैं, उन प्रोसेस को जब रैम के अंदर लोड करना है तो हर प्रोसेस ने जो है ना वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करनी है। ठीक है, जब उसको लोड करेंगे तो वो उसको मेमोरी कंज्यूम करने उस प्रोसेस ने करनी है। तो अब वो प्रोसेस जो है ना वो एक दूसरे की जो यूटिलाइजेशन है मेमोरी की उसको वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, हर प्रोसेस सिर्फ अपनी ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी हर एक की बेस और लिमिट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो जो बेस और लिमिट का जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो इन दो रजिस्टर से आएगी, बेस रजिस्टर से और लिमिट रजिस्टर से। इसको मैं अगर आपको एक एग्जांपल से शो करूं तो ये आप यहाँ से इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये देखें, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अपने प्रोसेस हैं, जो अपने प्रोग्राम्स हैं, वो यहाँ पे रन हो रहे हैं। ठीक है, वो कुछ मेमोरी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ये वाली है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई प्रोसेस रन किया, उस प्रोसेस को जो अ, इसको प्रोसेस 0 कह लें या प्रोसेस 1 कह लें, ये आपका एक प्रोसेस रन हो रहा है। इसकी बेस की वैल्यू ये थी और इसकी लिमिट की वैल्यू ये थी। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये किसी दूसरे की यहाँ पे मेमोरी को या उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हमने इसको इसकी बेस और लिमिट डिफाइन कर दी है। ठीक है, जब सीपीयू इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो वो सिर्फ जो है ना इसकी इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शंस को ही सिर्फ रन करेगा। ठीक है, तो इनको एक दूसरे से रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये हमने दो रजिस्टर्स यूज किए हैं, ताकि ये दोनों प्रोसेस जो है ना वो एक दूसरे की मेमोरी को या एक दूसरे को इफेक्ट ना कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि बेस रजिस्टर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस है हर प्रोसेस का। लिमिट और बेस करेंगे तो ये आपके पास एंडिंग लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे ही आपके पास प्रोसेस जो है ना वो लोड होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, जिसको हम ये स्वैप्ड इन का जब भी कीवर्ड आएगा तो इसका मतलब आपने उसको लोड करना है। और जब स्वैप आउट का मतलब जब वर्ड यूज होगा तो स्वैप आउट का मतलब होता है कि मेमोरी से निकाल के आपने दोबारा से उसको एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो जब भी हम स्वैप्ड इन करेंगे तो आपके पास इन दो प्रोसेस, ये जो दो रजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ठीक है, जहां पे भी उस प्रोसेस को लोड करेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इन दो उसका बेस रजिस्टर उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। और लिमिट रजिस्टर कैसे सेट होगा, लिमिट हमें पहले से पता होगी कि इस प्रोसेस की कितनी लिमिट है, इसने कितनी इसके अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास उसका एंडिंग एड्रेस भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना वो दो तीन जो चीजें हैं ना वो आपने नोट कर लेनी है, ये बार बार यूज होंगी। तो एक होता है रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, और एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, अब रिलेटिव एड्रेस में जो है ना आपके पास एक प्रोग्राम है जो आपने लिखा हुआ था। ठीक है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, इंस्ट्रक्शन 1 2 एंड 3 इस तरह से। ठीक है, तो जो रिलेटिव एड्रेस होगा उसके अंदर तो सिंपली ये आएगा कि आपके पास ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो इसका
एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस लेट्स सपोज आप रख लेते हैं 1, तो इसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस लेट्स सपोज 4 है, ठीक है, या हम कर देते हैं यहाँ पे 4 ही कर लेते हैं, 3 के डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस क्या आएगा, उसका एड्रेस फिर 3 के इंडेक्स के साथ यहाँ पे 7। तो इस तरह से इनका जो एड्रेस है ना वो किसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट हो रहा होगा रिलेटिव के अंदर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये अब आपकी इस प्रोसेस के अंदर जहां पे आपने रैम के अंदर इसको लोड किया है वहां पे इसका एक्चुअल एड्रेस क्या है, ठीक है। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी जब आपने इस पूरे प्रोसेस को जब रैम के अंदर लोड कर दिया है तो अब उसका इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या बना है रैम के अंदर, ठीक है। तो वो रैम के अंदर ये 1 नहीं होगा, वो रैम के अंदर उसका कोई अपना एड्रेस होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो मेमोरी एलोकेट हुई है रैम के अंदर इस प्रोसेस को वो यहाँ पे हुई है कहीं, इसका एड्रेस था ये 109 समथिंग लाइक, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका एड्रेस है तो जहाँ पे भी इस इंस्ट्रक्शन को ये इंस्ट्रक्शन लाई करती है रैम के अंदर तो ये वो उसका इस एड्रेस होगा जो उसका एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है। तो इस एड्रेस को कहेंगे एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। तो इफ द प्रोसेस इज नॉट विद इन द बाउंड्स एंड इंटरप्ट इज जनरेटेड, ठीक है। तो जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है जो इसके एड्रेस से बाहर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे प्रोसेस को जो है ना वो हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, एरर मैसेज एक जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स जो है ना वो अ, मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ताकि ये नेक्स्ट जब यूज करेंगे तो ये आपको चीजें क्लियर हो जाएं। सर ये एब्सोल्यूट एड्रेस रिपीट कर देंगे। एब्सोल्यूट एड्रेस ये देखें ना आपके पास जो प्रोग्राम आपने लिखा है जो, ठीक है, उसकी उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो हर इंस्ट्रक्शन जो है वो आइटरेटिव है ना, इंस्ट्रक्शन आपने लिखा हुआ है इंटीजर ए इज इक्वल टू समथिंग इस तरह से, ठीक है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक ये इंस्ट्रक्शन होगी, इसी तरह नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। तो इन सब का एक एड्रेस होगा, ठीक है, मतलब ये आइटरेटिव इंस्ट्रक्शन है ना, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा होगा या किसी सीक्वेंस से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो इसको हम कहेंगे ये आपका रिलेटिव एड्रेस है, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है ये। जो जी एब्सोल्यूट सर। एड्रेस है उसके अंदर जब इन इंस्ट्रक्शंस को हमने रैम के अंदर लोड करना है, इस प्रोसेस ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपका जब ये रैम के अंदर लोड होगा तो वो अब किस प्लेस के ऊपर लोड हुआ है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है कि वो रैम के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है वो प्रोसेस, एक्चुअल एड्रेस जो है इसका। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो जहां पे भी ये प्रोसेस लोड हुआ है, ठीक है, जो उसका बेस रजिस्टर था, ठीक है, बेस रजिस्टर के अंदर आप क्या ऐड करेंगे, ऑफसेट ऐड करेंगे। ऑफसेट का मतलब ये है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर आपके पास ये सेकंड इंस्ट्रक्शन है आप इसका देखना चाहते हैं तो ऑफसेट इसका 2 आएगा, तो यहाँ पे आप 2 ऐड करेंगे तो वो आपके पास जो है ना वो एड्रेस बनेगा। तो इसको हम जो है ना वो एब्सोल्यूट एड्रेस कह रहे हैं, ठीक है। किसी जी का सर। और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। तो अब ये देखें जैसे सीपीयू आपका कोई एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है, किसी प्रोसेस के लिए, तो हम ये चेक करेंगे कि उसका जो एड्रेस है वो बेस से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये बेस थी ना वैल्यू आपकी बेस की यहाँ पे, और ये आपके पास बेस प्लस लिमिट, ठीक है। तो जैसे ये सीपीयू एड्रेस को चेक करेगा वो इस बेस से वैल्यू आपकी ग्रेटर होनी चाहिए और इस बेस और लिमिट से स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर और इक्वल चेक हो जाएगा और ये आपकी स्मॉल चेक हो जाएगी। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर वो यहाँ पे इसको एक्सेस करने देगा मेमोरी को। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो किसी दूसरे की एग्जीक्यूशन यहाँ पे किसी दूसरे को यूज कर रहा है, या तो वो यहाँ पे हिट कर रहा होगा तो या वो यहाँ पे हिट कर रहा है। तो दोनों के केसेस में क्या करना है आपने एरर प्रोड्यूस करना है, तो वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो
अब बेसिकली हो ये रहा कि मल्टीपल प्रोसेस जो है ना वो इकट्ठे रैम के अंदर लोड होने हैं, ठीक है। तो अब जब वो रैम के अंदर लोड होंगे तो वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करें, उसके लिए ये दो रजिस्टर्स यूज करेंगे हम, एक बेस का और एक बेस प्लस लिमिट का, ताकि वो जो भी प्रोसेस है जब वो अपनी एग्जीक्यूशन करे तो वो अपनी एग्जीक्यूशन सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अंदर रहते हुए करेगा, ठीक है, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि अब हमने किसी एक प्रोसेस की बात नहीं करनी, अब तो हमने ये बात करनी है कि आपके पास रैम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस लोड करने हैं हमने, ठीक है। एक प्रोसेस हम हो सकता है यहाँ पे लोड करें, एक प्रोसेस आपका यहाँ पे लोड होगा, ठीक है। इसी तरह जहाँ जहाँ पे अवेलेबल स्पेस है, जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल स्पेस है वहाँ वहाँ पे प्रोसेस लोड होंगे, ठीक है। तो जब मल्टीपल प्रोसेस लोड करने हैं तो फिर हमने क्या करना है, हम अपनी जो मेमोरी है इसको हमें पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है, ताकि हम अपने प्रोसेस को यहाँ पे लोड कर सकें, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको किसी भी प्लेस पे अगर ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास जो मेमोरी लॉस है वो ज्यादा होगा। तो अब वो डिवाइड जो है मेमोरी को किस तरह से करना है, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो अभी थोड़े से हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो हम देखते हैं अभी। अच्छा, जब मेमोरी को एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास मेमोरी को जब भी लोड करते हैं, जब भी प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड करते हैं, ठीक है, तो अब उसमें ये कुछ पैरामीटर्स कंसीडर होते हैं, ठीक है। एक तो हमें ये पता नहीं होता कि आपके पास जो प्रोसेस है वो आपका कहाँ पे लोड होना है, ठीक है। मतलब प्रोग्राम डजंट नो वेयर द प्रोग्राम विल बी प्लेस्ड इन मेमोरी व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जैसे ही एक प्रोसेस इनिशिएट होता है, उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हमें नहीं पता कि वो उसको मेमोरी कहाँ पे एलोकेट हुई है। तो रैम के अंदर जहां पे भी स्पेस होगी वहां पे उसको वो एलोकेशन हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो प्रोसेस किसी वजह से स्टॉप हो जाता है या उसको जो है ना वो ज्यादा मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम स्वैप्ड करके, ये प्रोसेस P0 था, लेट्स सपोज ये वाला। तो अगर ये किसी वजह से प्रोसेस ये आपका स्टॉप होता है या ये इसको कोई ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको स्वैप करके हार्ड ड्राइव के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी स्पेस को हम क्या करेंगे, इसकी स्पेस को फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो जब दोबारा प्रोसेस आपका लोड होगा रैम के अंदर तो वो मे बी वो यहाँ पे लोड ना हो, उसको जो भी अवेलेबल स्पेस उस टाइम मिलेगी तो वो वहां पे लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो है ना यहाँ पे नहीं बता सकते कि आपके पास जो प्रोसेस है वो कहाँ पे लोड होना है रैम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये फिजिकल मेमोरी एड्रेस, ये वही आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया कि हमने क्या करना है, मल्टीपल प्रोसेस को जो है ना वो अलाउ करना है कि वो सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी को यूज कर सकें, ठीक है। तो अब प्रोग्राम हमारा एक ही है लेकिन हम उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन प्रोसेसेस को जब आपने रैम के अंदर लोड करना है तो हर प्रोसेस जो है ना वो अपनी सेपरेट जो है ना वो मेमोरी को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को अब मैनेज कैसे करेंगे, ये कौन सी टेक्निक्स जो है ना इन चीजों को हैंडल करती है वो अब हम देखते हैं। तो जब भी हमने मेमोरी को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है तो उसके दो ऑप्शंस जो है ना वो सामने आते हैं। एक है फिक्स्ड पार्टीशन, ठीक है। आप जो रैम है या आपकी जो मेन मेमोरी है उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो उसको हम इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ब्लॉक साइज भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इक्वल ब्लॉक्स के अंदर आप इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरह से।
ठीक है। तो फिर जब आपके पास कोई प्रोसेस इनिशिएट होगा तो उसको जो भी अवेलेबल ब्लॉक होगा उसको वहां पे लोड कर देंगे, यहाँ पे, और लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ प्रोसेस लोड हो सकते हैं। ठीक है, जब एक प्रोसेस इनिशिएट होना है तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि जो उसका साइज है, अगर तो वो लेस देन इक्वल टू द पार्टीशन साइज कैन बी लोडेड इनटू अवेलेबल पार्टीशन। ठीक है, तो उसका साइज हम चेक करेंगे। अगर तो वो अवेलेबल साइज, अब जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, अगर वो इससे कम है या इसके इक्वल है तो फिर वो प्रोसेस यहाँ पे लोड हो सकता है। अगर वो इस साइज से ग्रेटर है तो फिर हम उसको लोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इफ ऑल पार्टीशंस आर फुल द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्वैप अप प्रोसेस आउट ऑफ अ पोर्शन। तो अच्छा, जब ये आपके पास ये मेमोरी ये फुल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और फिर कोई नया प्रोसेस आएगा तो फिर वो प्रोसेस की, जब हमने स्केजुलिंग की बात की थी, जब मल्टी दूसरे प्रोसेस को भी हमने टाइम देना, तो फिर क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, किसी एक प्रोसेस को रैम से स्वैप्ड आउट कर देगा। स्वैप्ड आउट करके वो हार्ड ड्राइव के अंदर कहीं पे लोड कर देगा, फिर दूसरे प्रोसेस को यहाँ पे लोड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके पास प्रोसेस स्केजुलिंग हो रही होती है तो आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट भी उस टाइम पे हो रही होती है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस को आपने रैम के अंदर लोड करना है, वो पहले क्या होगा कि जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हमने रैम में से निकालना है, उसकी एग्जीक्यूशन को स्टोर करेंगे। उसका जो पीसीबी था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, तो उसको हम यहाँ से रैम से निकाल देंगे, उसको स्वैप आउट कर देंगे। ठीक है, और जब फिर दूसरे प्रोसेस को जिसको लोड करना है उसको हम यहाँ पे लोड कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये प्रोसेस को हम लोड या स्वैप आउट कर सकते हैं। Main memory use is inefficient. Any program, no matter how small, occupies an entire portion. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी फिक्स्ड पार्टीशन के अंदर, कि अब हो सकता है किसी प्रोसेस का साइज बहुत स्मॉल हो। आपने जो यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हैं, अगर उसका साइज ज्यादा है तो वो हो सकता है प्रोसेस आपका सिर्फ इतनी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा हो, इस मेमोरी को। तो बाकी जो मेमोरी है वो आपकी लॉस्ट हो रही है। ठीक है, वेस्ट हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, अगर आपके पास दो फ्रेगमेंटेशन होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन उस केस में होगी जब आपके पास ये जो ब्लॉक है, जब आपने किसी प्रोसेस को लोड किया है तो उसने जो मेमोरी कंज्यूम की है वो स्मॉल थी इस साइज से। ठीक है, ये जो आपके पास ये जो स्पेस बचेगी, इसको कहेंगे ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, ये आपके पास ये जो मेमोरी लॉस्ट हो रही है, इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ये आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब इसकी जो है ना एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई है कि हम इसको जब फिक्स पार्टीशन के अंदर डिवाइड करेंगे रैम में, तो आप देखें यहाँ पे हमने उसका साइज जो है ना वो फिक्स कर दिया है कि एक ब्लॉक का जो साइज है वो 8 M है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हमने फिक्स पार्टीशन में ही किया, लेकिन हमने जो साइज है ना वो वेरिएबल रख दिया है। कुछ ब्लॉक का साइज 2 है, कुछ ब्लॉक का 4 है, कुछ का 6 है, कुछ का 8 है, कुछ का 12 है, और कुछ का 16 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन ब्लॉक्स का साइज जो है ना वो डिफरेंट रख दिया, लेकिन ये है फिक्स, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये फिक्स पार्टीशन के अंदर आएगा। और अगर इक्वल साइज है तो उसके केस में सब ब्लॉक्स का साइज एक जैसा होगा। ठीक है, अब ये दो, अब देखें आपके पास मल्टीपल प्रोसेस जब आएंगे तो उस केस में अब इनका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये 3 प्रोसेस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा अच्छा ऑप्शन है, इक्वल साइज ये वाला या आपके पास अनइक्वल साइज वाला? अब जो भी प्रोसेस है, अगर आप जब आप उसको इन सब प्रोसेस को एक अनइक्वल ही साइज।
एक ही मेमोरी एलोकेट करेंगे, एक ही साइज की। ठीक है, तो हो सकता है ये प्रोसेस जो है ना, इसको कम मेमोरी चाहिए। ठीक है, इसको सिर्फ इसकी एग्जीक्यूशन इसी के अंदर होनी है यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट चाहिए इसको। ठीक है, और इस प्रोसेस को हो सकता है ये कंप्लीट चाहिए। ठीक है, और इसको हो सकता है इसको भी स्मॉल पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो मेमोरी जो है वो आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी, यहाँ पे मेमोरी आपकी लॉस्ट होगी। ठीक है, इसी तरह ये वाली मेमोरी भी आपकी लॉस्ट हो रही होगी। ठीक है, लेकिन उसके उलट अगर आप ये फिक्स अनइक्वल साइज के ऊपर जाते हैं फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर ही, तो उसमें फिर हो सकता है कि जिसको कम मेमोरी चाहिए उसको हम यहाँ पे लोड कर रहे होंगे कम स्पेस के अंदर। ठीक है, और जो आपके पास ये ज्यादा जिसको मेमोरी चाहिए वो आपका यहाँ पे लोड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी देख सकते हैं कि दोनों के अपने ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस हैं। तो इसको जब हम इनके एल्गोरिथम्स पे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस कहाँ पे आता है। जब प्रोसेस जो है ना इनको लोड करता है तो वो कहाँ पे डिफरेंस आता है। तो इसका मैंने वैसे बता दिया, इक्वल साइज के अंदर आपके पास सारी सबका साइज एक जैसा होगा, और अनइक्वल साइज के अंदर आपके पास जो ब्लॉक्स हैं उनका साइज वेरिएबल साइज हो सकता है। इक्वल साइज की जब आप बात करेंगे तो उसी तरह से आपके पास क्या आएगा, आपके पास ओवरलेज आएंगी जिसको हम कहते हैं ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, जो आपके पास वेस्टेज ऑफ स्पेस है वो हो रही होगी किस वजह से, क्योंकि आपके पास प्रोसेस का साइज हो सकता है स्मॉल हो। ठीक है, उसने कम जो है ना वो साइज लेना है, तो बाकी जो आपकी मेमोरी लॉस्ट हो रही है उसको हम कहेंगे ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। अच्छा, जब हमारे पास साइज जो है वो वेरिएबल होगा, ठीक है, आपके पास जो साइज है अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्यूज कुछ एम्बेड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आपके पास साइज जो है ना वो सिमिलर नहीं है इस तरह से जैसे पहले हम देख रहे थे इक्वल साइज में। इक्वल साइज में हर ब्लॉक का साइज इक्वल है, तो आप किसी भी प्रोसेस को यहाँ पे लोड कर दें या उस प्रोसेस को यहाँ पे लोड कर दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइज डिफरेंट, साइज सबका एक जैसा है, तो उसको कहीं पे भी लोड करेंगे तो उसने उतना ही साइज लेना है। ठीक है, तो वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब हम वेरिएबल साइज की बात करते हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बेस्ट कहाँ पे सूट होता है। ये जो प्रोसेस है ये अगर तो इसने कम मेमोरी लेनी है तो इसको हम यहाँ पे लोड करेंगे, अगर उसने ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करनी है तो फिर हम उसको यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, तो अब हमें जो है ना वो चेक करना है कि किस प्रोसेस जो है ना वो उसने कहाँ पे लोड होना है। ठीक है, अब एक प्रोसेस आया है अगर उसको आपने यहाँ पे लोड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे अब एक और प्रोसेस आया उसने भी कम मेमोरी ही कंज्यूम करनी है, तो वो फिर क्या करेंगे, वो इस क्यू के अंदर वेट करेगा। ठीक है, जब वो प्रोसेस जो ऑलरेडी यहाँ पे लोड हुआ हुआ है जब वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट करेगा फिर हम इस प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड करेंगे। ठीक है, इसी तरह जिसको ये वाली स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए, वो इस क्यू के अंदर वेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल क्यूज जो है ना वो आप हर पार्टीशन के अंदर सामने जो है ना वो क्रिएट।
अच्छा, तो ये अब देखें, हर जो आपके पास ब्लॉक है उसके हर ब्लॉक की अपनी अलग से क्यू भी मेंटेन हो सकती है, या आप सिर्फ एक क्यू के आगे जो है ना वो इन सबको मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, सारे ब्लॉक्स के आगे सिर्फ एक ही जो क्यू है वो भी मेंटेन हम कर सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ एक क्यू मेंटेन करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज होगा, या इसका क्या हमें इस चीज का क्या एडवांटेज है, और अगर हम हर ब्लॉक के आगे एक क्यू मेंटेन करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? ये हमने एक टाइम पे जो है ना वो ये चीज स्टडी की थी, अगर कोई आप में से बता सकता है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर सिंगल जो क्यू है हमारे, उसमें तो इसको बारी बारी सबको चेक करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। और जो हमारे पास में यहाँ से जो न्यू प्रोसेस में हर क्यू बनी हुई है वो उसकी मेमोरी के मुताबिक ही उसने सेट किया हुआ है उसको, आई थिंक सो। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट? जी सर। सर जो सिंगल क्यू है उसमें अगर जिस हिसाब से प्रोसेस आएगा वो उस हिसाब से कहते हैं उधर एलोकेट हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल क्यूज में वो उसको फिर दूसरी क्यू में चल जाता है, तो सिंगल क्यू बेस्ट है। उसमें जितनी मेमोरी उसको चाहिए होगी उसको एलोकेट कर देगा उस मेमोरी के हिसाब से। अच्छा, ये देखें सर अब। सिंगल क्यू में सर वो जैसे प्रोसेस आएगा वो उसी हिसाब से उसमें सेव होता जाएगा, यानी कि अगर एक प्रोसेस पहले आया तो वो पहले सेव हो जाएगा, एक प्रोसेस बाद में आया तो वो बाद में सेव हो जाएगा। इसका है कि ये भी एडवांटेज हो सकता है। ये देखें, अब आपके पास जो है ना एक प्रोसेस था P1, ठीक है, ये वाला। अब इस प्रोसेस को हमने लेट्स सपोज यहाँ पे लोड करना है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस ऑलरेडी लोडेड है, उसका नाम है P3। ठीक है, तो इस प्रोसेस को P1 को जो है ना वो स्पेस चाहिए, ये वाली P3 वाली। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस ऑलरेडी P3 रनिंग में है तो फिर क्या होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और ये बाकी सारे प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका P1 नहीं एग्जीक्यूट होगा तो बाकी सारे प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं होने, तो तो वो भी नहीं चेक होंगे। ठीक है, हो सकता है बाकी प्रोसेस को किसी को ये वाली स्पेस चाहिए हो, इन ब्लॉक्स के अंदर लोड करना है। ठीक है, तो उनको भी हम लोड नहीं कर सकेंगे जब तक ये P1 प्रोसेस लोड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू के अंदर क्या चीज मेंटेन होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो प्रोसेस पहले आया उसको पहले एलोकेशन करनी है। ठीक है, या तो हम उसको किसी अगर ये अवेलेबल नहीं है फिर हम उसको यहाँ पे अगर लोड कर दें तो फिर ये जो है ना वो ऑप्शन हो सकता है कि हम जो भी प्रोसेस आया है उसको, अगर जो उसकी अवेलेबल थी, जो जिसमें उसने एग्जीक्यूट करना था मिनिमम जो साइज वाली थी, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको हमें किसी दूसरी साइज के ऊपर लोड करना पड़ेगा। ठीक है, जब उसको किसी दूसरे साइज पे लोड करेंगे तो उससे क्या फर्क आएगा, उससे मैंने आपको बता दिया, उससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। ठीक है, अब अगर उसको हमने यहाँ पे लोड कर दिया, यहाँ पे इस प्रोसेस P1 को, तो ये जो आपके पास ये वाला जो मेमोरी जो बचेगी, ये कोई दूसरा प्रोसेस कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लॉक अब इस प्रोसेस ने ऑक्युपाई कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, मेमोरी आपकी लॉस्ट हो रही होगी। ठीक है, तो अब ये दो टेक्निक्स जो है ना वो यूज होती हैं। एक तो आप मल्टीपल क्यूज बना सकते हैं, हर ब्लॉक के आगे एक क्यू मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा आप ये बना सकते हैं सिंगल, जो है ना वो एक ही क्यू से उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एल्गोरिथम स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये प्रोसेस आपके रैम के अंदर कैसे लोड होते हैं। अच्छा, एक और भी जो है ना वो टर्म यूज होती है यहाँ पे, डायनामिक पार्टीशन की। ठीक है, अभी हमने जो पार्टीशन की बात की है उसके अंदर हमने फिक्स्ड साइज उसका रखा है। ठीक है, हर एक जो पार्टीशन का पोर्शन है उसका साइज फिक्स होगा। ठीक है, अब जो पार्टीशन है वो, और इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशंस थी हमारे पास। अब यहाँ पे जो पार्टीशन है वो वेरिएबल लेंथ की हो सकती हैं और वेरिएबल नंबर की हो सकती हैं। ठीक है, प्रोसेस को जितनी भी स्पेस चाहिए सिर्फ वो उतनी कंज्यूम करेगा।
ठीक है, इसमें हम अब ये कर सकते हैं कि हम डायनामिक पार्टीशन बना दें। ठीक है, यहाँ पे जितनी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, प्रोसेस आपका उसके अंदर लोड हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये वाली प्रोसेस स्पेस आपके पास फ्री हुई है ये वाली, ठीक है, तो प्रोसेस ने अगर सिर्फ इतनी मेमोरी को कंज्यूम करना है तो वो सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर ही लोड होगा, वो बाकी ये वाली जो स्पेस है ये फ्री रहेगी आपके पास। ठीक है, इसको कोई दूसरा प्रोसेस यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड पार्टीशन के अंदर ऐसे नहीं था। फिक्स्ड पार्टीशन के अंदर जॉब जिस ब्लॉक के अंदर आपने इस प्रोसेस को लोड कर दिया है वो उसका साइज फिक्स है, बाकी जो है वो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास एक प्रोसेस है, जैसे ही वो लोड किया हमने, ठीक है, तो वो सिर्फ जितनी उसको चाहिए मेमोरी सिर्फ वो उतनी ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, बाकी वो मेमोरी को क्या करेगा, फ्री रखेगा, तो वो जो बाकी मेमोरी है उसके अंदर दूसरे प्रोसेस लोड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये इस तरह से प्रोसेसेस को लोड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्रोसेस लोड कर दिया, एक प्रोसेस हमने यहाँ पे लोड कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से कुछ प्रोसेस जो है ना वो हमने यहाँ पे लोड कर दिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक प्रोसेस लोड हुआ है P1, यहाँ पे एक प्रोसेस लोड हुआ है P2, और यहाँ पे एक प्रोसेस हमने लोड किया हुआ है P3। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोसेस पड़ा हुआ है P4। इस तरह से कुछ प्रोसेस लोड हुए हैं। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ये प्रोसेस P3 कंप्लीट होता है, तो ये वाली स्पेस आपके पास जो है ना वो इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास एक और प्रोसेस आता है P5। ठीक है, उसने सिर्फ इतनी स्पेस ऑक्युपाई करनी है, ये वाली, तो यहाँ पे इसको P5 हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो स्पेस आपके पास बची है ये वाली, ठीक है, ये हो सकता है इसका साइज काफी कम हो, तो इसके अंदर कोई भी प्रोसेस लोड ना हो सके। ठीक है, तो इस चीज को फिर हम क्या कहेंगे, ये आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, मतलब दो फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ी हैं, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि आपके पास जिस ब्लॉक के अंदर आपने प्रोसेस को लोड किया है, ठीक है, फिक्स पार्टीशन के अंदर, ठीक है, तो उस प्रोसेस का साइज स्मॉल हो सकता है, तो वो जो ब्लॉक के अंदर जो मेमोरी वेस्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जब डायनामिक पार्टीशनिंग करेंगे तो उसमें जितनी प्रोसेस को जो है ना स्पेस चाहिए वो सिर्फ उतनी ही स्पेस कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, तो जब हम आपने इस तरह से प्रोसेस को लोड करना है और जब उसके इंटरमीडिएट कोई थोड़ा सा जो है ना होल्स अगर बच जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं होल्स। ये आपके पास जो मेमोरी है, अगर इस तरह से कुछ मेमोरी आपकी बच जाती है, ठीक है, जो कोई भी दूसरा प्रोसेस इसको नहीं यूज कर सकता, ठीक है, तो इस चीज को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अब ठीक है, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे ही आपके पास ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन या होल्स अगर आपके इस तरह से बच जाते हैं ये वाले, ठीक है, कुछ आपके यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ इस तरह से जहाँ 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 पे भी आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी, तो हम ये कर सकते हैं, इन प्रोसेस को दोबारा से यहाँ से इसको रैम से निकाल दें। निकालने के बाद इसको जब दोबारा रैम में लोड करें तो इसको स्टार्ट पे लोड करें इस तरह से। ठीक है, इसी तरह इसको भी दोबारा रैम से निकालें और इसको दोबारा से जब लोड करेंगे तो वो यहाँ पे लोड करेंगे। सर स्क्रीन स्टक क्या? स्क्रीन स्टक हो गई है, आ जाती है, ठहरो जरा। अभी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, शो हो रही है। सर शो हो रही है लेकिन कुछ हिलडुल नहीं रही। डायनेमिक पार्टीशन पे सर। डायनामिक पार्टीशनिंग के ऊपर ही है ना हम लोग अभी। यस सर।
ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी किए, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी किसके अंदर हो रही होगी, जब आपके पास फिक्स साइज होगा, ठीक है, और जब आपके पास डायनामिक पार्टीशनिंग होगी तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। अब उस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कंपैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कंपैक्शन का, अब इसके अंदर ये मैं बता रहा था कि आप क्या करेंगे कि मेमोरी में से आप प्रोसेस को 1 बाय 1 स्वैप करेंगे और दोबारा से स्वैप इन करेंगे, आप उसको स्टार्ट वाली जो मेमोरीज है वहां पे लोड करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास फ्री ब्लॉक्स थे, जो होल्स थे, तो वो आपके पास कंबाइन हो गए एक ही जो है ना वो अवेलेबल एक ही अवेलेबल ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर आप किसी दूसरे प्रोसेस को भी लोड कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी हम एल्गोरिथम से अब देखेंगे इनको। ये अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि ये एक प्रोसेस था, उसको यहाँ पे लोड किया, एक सेकंड प्रोसेस था, उसको यहाँ पे लोड किया, और थर्ड प्रोसेस को यहाँ पे लोड किया, ठीक है। तो ये जो मेमोरी आपके पास बची है, इसको हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं लोड हो सकता, ये इसका साइज स्मॉल है, तो फिर क्या होगा, ये आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप देखें, एक प्रोसेस यहाँ पे लोड हुआ है, एक प्रोसेस यहाँ पे लोड हुआ है, एक प्रोसेस को यहाँ पे लोड कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ है, एक स्पेस ये वाली बच गई है, एक स्पेस आपकी ये बच गई है, और इसी तरह से ये स्पेस फ्री हो गई है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसने ये स्पेस को फ्री कर दिया, ठीक है। तो अब जो अवेलेबल जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, अब आपके पास नए प्रोसेस आने हैं। अब ये देखें, आपके पास जो अभी जो स्टेट थी वो ये बनती है, ये वाली, ठीक है। आपके पास हमने कुछ प्रोसेस थे, उसको हमने मेमोरी के अंदर इस तरह से लोड किया है। अब आपके पास जो फ्री स्पेस है वो ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा उसको आपने यहाँ पे लोड करना है, या यहाँ पे लोड करना है, या उसको यहाँ पे लोड करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि जो उसको साइज है वो एग्जैक्टली तो नहीं मैच करेगा, कि उसका साइज जो है ना वो 96K ही होगा, ठीक है। एक प्रोसेस आया P1, ठीक है, अभी उसको हमने यहाँ पे लोड करना है, ठीक है। उसका साइज हो सकता है यहाँ पे 10K हो, ठीक है। तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो 96K हैं, इसी तरह ये भी 96K है और ये भी 64K है। तो अब उसको इन तीनों में से कहाँ पे लोड करेंगे? वो हमारे पास 2-3 एल्गोरिदम थे, एक जो है वो मैक्सिमम अलाउड मेमोरी करता है, एक मिनिमम अलाउड मेमोरी करता जाना नहीं है आज। है। अगर हम मिनिमम वाला यूज करेंगे तो वो 64K पे लोड कर देगा, अगर मैक्सिमम वाला यूज करेंगे तो वो 96K पे लोड करेगा। अच्छा, तो अब इसके जो है ना वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, वो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो ये उन एल्गोरिथम्स की बेस के ऊपर इसकी सिलेक्शन होगी कि इसने कहाँ पे लोड होना है। अब अवेलेबल तो हमारे पास स्पेसिस होंगी, ठीक है। जैसे एक प्रोसेस इनिशिएट होगा तो उसको अवेलेबल जो पोर्शन है वो उसको पास होंगे, तो उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेगा किसको, किस कौन सी लोकेशन इसको एलोकेट करनी है। ये वही इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया दोबारा। तो कंपैक्शन की भी एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कंपैक्शन कैसे करेंगे। तो अब हम एल्गोरिथम्स पे देखते हैं, प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब जो आपके पास अवेलेबल पोर्शन हैं उनके अंदर आपका जो नया प्रोसेस इनिशिएट हुआ है वो कहाँ पे लोड करना है, उसके ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं। फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो है बेस्ट फिट एल्गोरिथम, ठीक है। आपके पास जो अवेलेबल पोर्शंस हैं इस तरह से, अगर ये एक अवेलेबल पोर्शन था, इसी तरह से एक ये अवेलेबल पोर्शन था, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोसेस लोड हुआ है ऑलरेडी, P2 कह देते हैं इसको, P3 कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो अवेलेबल जो पोर्शन है वो ये वाला है और ये वाला है आपके पास, ठीक है। तो बेस्ट फिट एल्गोरिथम के अंदर क्या करेंगे, चूज द ब्लॉक दैट इज क्लोजेस्ट इन साइज ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जो नया प्रोसेस आया P1, अगर उसको हमने लोड करना है तो इसका साइज देखेंगे, इसको कितना साइज चाहिए,
ठीक है, अगर इसको 10K साइज चाहिए तो हम देखेंगे कि ये क्लोजेस्ट किसका है साइज। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आपके पास 9K है और यहाँ पे आपके पास 7K है, ठीक है, तो क्लोजेस्ट इसके अंदर लोड कर देंगे 9 के अंदर। क्या ख्याल है, कोई बताएगा आप में और से? वो 11K नोट करेंगे तो फिर ही वो 10K से तो कम है मेमोरी उसकी। हाँ, तो ये तो मेमोरी कम है तो फिर ये कहीं पे भी लोड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका साइज अगर 11K है तो फिर ये लोड हो सकता है, या 11K होगा या यहाँ पे 10K होगा। ठीक है, अगर साइज आपका स्मॉल है फिर तो ये प्रोसेस जो है ना, इसको मेमोरी मिलेगी नहीं, ये तो फिर आपका वेटिंग में रहेगा। ठीक है, तो इसमें बेस्ट फिट के अंदर हमने ये चीज चेक करनी है कि जो आपका ब्लॉक है स्मॉलेस्ट ब्लॉक, ठीक है, और जो इसमें बेस्ट फिट हो रहा है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर हमारे पास जो मेमोरी है वो कम लॉस्ट हो रही है, तो वो वाला पोर्शन हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेकंड जो आपका एल्गोरिथम है वो है फर्स्ट फिट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट फिट के अंदर आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट से स्कैनिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल पोर्शन आप यहाँ से 1 बाय 1 उसकी स्कैनिंग शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपका साइज अगर था लेट्स सपोज 11K, ठीक है, जो आपका प्रोसेस का साइज है वो 11K है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन मेमोरीज को चेक करेंगे इनका साइज क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर 10K है तो ये प्रोसेस तो यहाँ पे लोड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 100K है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 11K है, तो फिर ये कहाँ पे लोड होगा ये प्रोसेस 11K वाला? 100K हो जाए, 100 100K में नहीं, इसको तो हमें 11K पे नहीं करना चाहिए स्टोर। सर ये फर्स्ट एल्गोरिदम फिट है। ये कहता है ना कि वो फर्स्ट फिट है, वो सबसे पहले जो भी जहाँ पे भी उसको जगह मिलेगी वो उस पे प्लेस कर देगा उसको। हाँ, अगर तो यस ये सर हम 100K में होगा। यस सर। अगर तो बेस्ट फिट की बात करें तो इसने डेफिनेटली यहाँ पे लोड होना है बेस्ट फिट के अंदर। ठीक है, जो हमने प्रीवियस एल्गोरिथम स्टडी की है। अब हम जो फर्स्ट फिट की बात कर रहे हैं, अब वो क्या करेगा, यहाँ से स्कैनिंग शुरू करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो अवेलेबल मेमोरी है वो 10K, तो ये प्रोसेस यहाँ पे लोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ब्लॉक को चेक करेंगे। अब नेक्स्ट को जब चेक किया तो ये 100K है, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे लोड हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको लोड कर देंगे, ये 11K फिर यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, अब 11K यहाँ पे लोड हो गया, तो यहाँ पे मेमोरी साइज कितना बचेगा, यहाँ पे 100 में से 11 को माइनस कर देंगे, जो बाकी वैल्यू बचेगी 89। तो आपके पास 89 का एक नया ब्लॉक यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके अंदर आप किसी और प्रोसेस को भी यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो एल्गोरिथम है वो वर्स्ट फिट एल्गोरिथम है। ठीक है, अच्छा, ये एल्गोरिथम्स का ना कुछ पर्पस था बनाने का, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाए हुए ये। अब देखें वर्स्ट फिट एल्गोरिथम के अंदर जो बेस्ट फिट के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, बेस्ट फिट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप यहाँ पे अगर साइज आपके पास है 10K, ठीक है, और जब आपने इसको 11K में लोड करना है तो ये आपके पास सिर्फ यहाँ पे 1K की मेमोरी बचेगी, यहाँ पे नीचे ये वाली, ये स्मॉल होल्स बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया प्रोसेस फिर नहीं आ सकता। ठीक है, या कम चांसेस हैं कि आपके पास जो कोई और प्रोसेस आए उसका उसको साइज 1K चाहिए हो। ठीक है, तो अगर उसका साइज 1K होगा तो फिर हम उसको यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुत रेयर चांसेस हैं। ठीक है, इसके उलट अगर हम वर्स्ट फिट पे जाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपने 10K को यहाँ पे लोड कर दिया है 89 के ऊपर, ठीक है, 11K की बजाय अगर हमने इसको 89 पे किया है, तो जो आपके पास जो मेमोरी बचेगी उसका साइज ग्रेटर होगा, यहाँ पे इसका साइज जो है ना वो ग्रेटर होगा। तो इसके ऊपर जो है ना वो कोई दूसरा प्रोसेस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना इस पर्पस के लिए ये एल्गोरिथम्स बनाए हैं कि वर्स्ट फिट के अंदर आपके पास जो साइज है वो ग्रेटर बचता है, तो उसमें कोई चांसेस हैं कि कोई और प्रोसेस भी लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
जो नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वो ज्यादा लोड कर सकते हैं हम। तो ये डिपेंड करता है कि सर हाँ जी लेट से हमारे पास 2 होल्स हैं, एक 100K का एक 11K का। हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, एक को 90K मेमोरी चाहिए और एक को लेट से 9K ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही होल्स हैं, एक तो 100K का और एक लेट से 9K का 10K का। तो बेस्ट फिट में तो सर वो इन दोनों को संभाल लेगा, लेकिन ये वाले एल्गोरिदम बेस्ट फिट के अंदर तो सर वो मसला नहीं करेगा कि लेट से हमारे पास मेमोरी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है वो उसने लार्जेस्ट ब्लॉक के अंदर छोटे को रखवा दिया पहले, लेकिन अब उसके अंदर इतनी जगह ही नहीं बची कि वो उसमें वो 100K 90K वाले प्रोसेस को स्टोर कर सके। नहीं, ये तो अभी हमें पता ही नहीं ना होता कि आपका नेक्स्ट एल्गोरिथम नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसने कितना लेना है साइज। हमें तो अब जो प्रोसेस आ रहा होता है, जो प्रोसेस इनिशिएट होता है, सिर्फ उसका पता होता है। उसके बाद कौन सा नया प्रोसेस आएगा या उसके क्या उसको क्या रिसोर्सेज चाहिए वो तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं सर, वो एक उसकी प्रिडिक्शन तो हम हाँ, नहीं कर सकते। मतलब लेकिन इसमें मसला तो ये आ सकता है ना, मतलब ये तो नहीं है कि अब हाँ, ये वो तो देखें, वो चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। अब उसमें उस अगर उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोसेस फिर आपका वेट करेगा। वो उस प्रोसेस को वेट करेंगे जब तक बाकी प्रोसेस आपके कंप्लीट नहीं हो जाते। क्लियर होती है चीज आपको? ये तो जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो वो जो नेक्स्ट प्रोसेस आने हैं उसका तो हमें नहीं ये तो डिफरेंट सिर्फ मेथड्स हम देख रहे हैं कि इन मेथड्स के थ्रू जो है ना वो उनकी एलोकेशन होती है। अब हर मेथड की एलोकेशन के डिफरेंट जो ड्रॉबैक्स हैं या उसके एडवांटेजेस हैं। हो सकता है किसी केस के अंदर आपका ये फर्स्ट फिट वाला एल्गोरिथम आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस भी ज्यादा रन हो जाएं और आपके पास जो मेमोरी भी कम कम कंज्यूम हो रही हो। तो ये भी चांसेस हैं कि वर्स्ट फिट के ऊपर जाएं तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम इसी चीज को स्टडी करेंगे कि जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस आ जाते हैं तो अगर उसको हम बेस्ट फिट पे लेके जाते हैं, वर्स्ट फिट पे या फर्स्ट फिट पे, तो उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, अब ये भी तो देखना है ना कि जब आपके पास ये फर्स्ट फिट एल्गोरिथम है, ये फास्ट है। ठीक है, ये फास्ट कैसे है? ये इसका एडवांटेज है कि ये फास्टेस्ट है। क्यों फास्टेस्ट है ये, कोई बताएगा? सबसे पहले तो जो भी मिलेगा इसने उसमें स्टोर करवा देना ना, इस वजह से वो बकाया जो है वो पूरी मेमोरी को स्कैन करते हैं, लेकिन ये जो है वो पूरी मेमोरी को स्कैन नहीं करना पड़ता, जैसे ही उसको जगह मिलती है वहां पे स्टोर करवा देता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये अब जो स्कैनिंग है ना वो यहाँ पे बच जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे ही वर्स्ट फिट आएगा या फर्स्ट फिट या बेस्ट फिट का एल्गोरिथम आएगा, आपको पहले जितनी भी अवेलेबल स्पेसिस हैं उनके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से फिर आप एक सिलेक्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट फिट के अंदर ऐसे नहीं करना। फर्स्ट फिट में आपने फर्स्ट से स्कैन करना शुरू करना है। ठीक है, तो जैसे ही उसको अवेलेबल मिलेगी तो वो वहां पे वो फिट कर देंगे हम उसको। ठीक है, तो ये आपका फास्टेस्ट है इसीलिए। तो ये हर एल्गोरिथम के अपने कुछ जो है ना वो एडवांटेजेस हैं और इसी तरह उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि ये अगर एक एग्जांपल हम इन सब पे रन करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, जो लास्ट एल्गोरिथम है वो है आपके पास नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम। ठीक है, तो नेक्स्ट फिट के अंदर अब जहां पे आपने प्रीवियस प्रोसेस को लोड किया है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस प्रोसेस यहाँ पे लोड किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी सीपीयू है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, सीपीयू ने आप इस जो प्रोसेस लोड किया है वो यहाँ पे लोड किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम प्रोसेस आएगा जो भी, ठीक है, वो नेक्स्ट फिट फिर क्या बनेगा? अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर्च करना। ठीक है, तो यहाँ से जो भी उसको नेक्स्ट अवेलेबल या जिसके अंदर वो फिट हो सकता है, अगर वो ब्लॉक मिलता है तो वो प्रोसेस वहां पे लोड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फिट से थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट फिट के अंदर हम हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट फिट में आपने प्रीवियस जो है ना जहाँ पे प्रोसेस लोड किया है उससे नेक्स्ट आपने स्टार्ट करनी है सर्चिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से ये दो डिफरेंट वर्जन्स बन जाते हैं।
सर ये नेक्स्ट वीक और अगर दोबारा बता दें। हाँ, ये तो अभी हम देखते हैं। अभी तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसकी तो एक एग्जांपल अभी देखते हैं। फर्स्ट फिट में मैंने बताया कि जो मिनिमम आपके पास जहाँ पे मेमोरी बचेगी, फर्स्ट जो आपका बेस्ट फिट है प्रोसेस वहां पे लोड होना है। वर्स्ट फिट में जहाँ पे ज्यादा मेमोरी बच रही है, मैक्सिमम मेमोरी जहाँ पे बच रही है वो वहां पे लोड होगा। ठीक है, फर्स्ट फिट के अंदर आपने फर्स्ट से स्कैन करना है और जहां पे भी वो फिट होता है तो वहां पे वो फिट करेंगे उसको। ठीक है, जहां भी उसका साइज जो है ना वो इक्वल या ग्रेटर आता है। ठीक है, जो मेमोरी का साइज है वो अगर ग्रेटर और इक्वल है प्रोसेस के साइज के तो वहां पे उसको लोड कर देंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट फिट है उसके अंदर जहां पर आपने प्रीवियस प्रोसेस को लोड किया है वहां से आगे हम सर्चिंग शुरू करेंगे, उससे नेक्स्ट सर्चिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, ये इसके एग्जांपल एक देखते हैं, उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सबको नजर आ रही है पिक्चर, या इसको मैं थोड़ा सा जूम कर यस दूं? सर, यस सर, आ रही है नजर। जूम कर दें सर वैसे थोड़ा, क्योंकि वो अंदर जो लिखा हुआ वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसेस ऑलरेडी लोड हुए हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास अब ये देखें लास्ट एलोकेटेड ब्लॉक। ठीक है, जो लास्ट प्रोसेस हमने एलोकेट किया है ना वो हमने यहाँ पे लोड किया है 14 के। ये कोई भी प्रोसेस था उसको हमने लास्ट टाइम जब एंट्री की है तो हमने यहाँ पे एंट्री की है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास एक नया प्रोसेस आता है। उस प्रोसेस का साइज पहले देख लेते हैं कि उस प्रोसेस का साइज क्या है, वो इस इमेज में बताया होगा। 16 मेगाबाइट सर। हाँ, 16 मेगाबाइट जो है ना वो अब इसका साइज है। तो अब हमने इसको इन सारी अवेलेबल्स में से लोड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एल्गोरिथम था बेस्ट केस। ठीक है, बेस्ट फिट एल्गोरिथम जो था, तो बेस्ट फिट के अंदर अब आपके पास साइज कितना था? 100 के 10 16 में मेगाबाइट सर। 16 मेगाबाइट। ठीक है, 16 M आपका साइज है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 8M है तो यहाँ पे ये प्रोसेस लोड हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रोसेस लोड हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे हो सकता है हो ये सकता प्रोसेस। है सर। ठीक है, तो यस सर, हो यहाँ पे सकता है। अगर हम बेस्ट फिट की बात करें, अगर हम इस प्रोसेस को यहाँ पे लोड करते हैं, ठीक है, तो आपने इस साइज में से ये वाला साइज माइनस करना है। ठीक है, तो 22 में से 16 माइनस करेंगे, क्या मेगाबाइट आएगा? 6 मेगाबाइट बचेगा सर। 6। तो यहाँ से आपके पास जो स्पेस बचेगी वो 6 मेगाबाइट बचेगी। अगर हम यहाँ पे लोड करते हैं तो ये 18 में से 16 माइनस करें तो क्या आएगा आंसर? 2 मेगाबाइट सर। 2 मेगाबाइट। ठीक है, और 8M के अंदर इसको लोड कर सकते हैं, 6 के अंदर लोड कर नो नो सकते हैं, सर। 14 के अंदर लोड कर सकते हैं, 36 में लोड कर सकते हैं इसको। यस सर। यस तो सर। 36 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 20। 20। मेगाबाइट सर। ठीक है, तो अब देखें अगर बाकियों में तो ये लोड ही नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ये इसका साइज ही कम है, इस मेमोरी का भी, इसका भी और इन दोनों का भी। ठीक है, ये 18 सिर्फ में जाएगा सर। अब ये प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ लोड हो सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस का साइज था, एक्चुअल साइज जो है। तो अब आपने देखना है जब फर्स्ट एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं बेस्ट फिट की, तो ये कहाँ पे लोड होगा? जहाँ पे कम मेमोरी जो है ना बच रही है आपके पास। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपका यहाँ पर लोड हो जाएगा, ये वाला, ये बेस्ट फिट के केस के अंदर। तो ये आप ये देख सकते हैं ये प्रोसेस आपका यहाँ पे लोड हुआ है और आपके पास मेमोरी कितनी बची है? 2M। तो ठीक है, उसके यस बाद सर। अगर वर्स्ट केस की बात करते हैं तो वर्स्ट केस में आपने देखना है कि मैक्सिमम साइज कहाँ पे बचेगा। तो मैक्सिमम साइज आपका यहाँ पे बच रहा है 20M। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, और जो अवेलेबल है जो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये
फर्स्ट फिट में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। 22 में आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपने देखना है कि ये फर्स्ट कहाँ पे फिट हो रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्लेस जहाँ पे इसका साइज जो मेमोरी का है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए इससे। ठीक है, तो मेमोरी साइज ये 22 वाला मतलब जो है ना, यहाँ पे देखें कि ये 22 जो है ना वो साइज इसके ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पे ही लोड हो जाएगा। तो बेस्ट फिट के केस में आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हमने यहाँ पे लोड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट नहीं, ये है फर्स्ट फिट। फर्स्ट वीक। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह जाता है जिसके अंदर हमने देखना है कि नेक्स्ट फिट। ठीक है, तो नेक्स्ट फिट के अंदर हमने क्या चीज देखनी है? उसके अंदर देखना है कि लास्ट टाइम कहाँ से प्रोसेस सीपीयू ने प्लेस किया था, हमने उससे आगे सर्च करना है कि कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हाँ जी, उसके अंदर अब देखें कि ये उसने हमें पहले से बता दिया कि जो लास्ट एंट्री हुई है वो इस ब्लॉक के अंदर हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो 14K था वो यहाँ पे प्लेस हुआ है प्रोसेस ये वाला। ठीक है, अब हमने जो सर्चिंग स्टार्ट करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है 8M से। ठीक है, तो 8M 16M आपका 8M के अंदर लोड हो सकता है, यहाँ पे नहीं लोड हो सकता। यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें जब 16M यहाँ पे लोड हो सकता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये उसके अवेलेबल साइज से ग्रेटर है। ठीक है, ये जो अवेलेबल साइज है वो इससे स्मॉल है। ठीक है, अवेलेबल साइज सॉरी ग्रेटर है, तो ये यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिट के केस के अंदर भी आप यहाँ पे ही लोड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जो सिलेक्शन की है कि एल्गोरिथम प्रोसेस कहाँ पे लोड होना है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जो अवेलेबल आपके पास प्लेसेस होती हैं उनमें से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एल्गोरिथम्स अभी हमने देखे। तो अच्छा, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की हमने अभी बात की थी उसका मैंने आपको बताया था कि जो जब प्रोसेस को लोड कर देंगे तो उनके इंटरमीडिएट कुछ स्पेस बच जाएगी। ठीक है, जिनको हम होल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या था? इसका सोल्यूशन हमने ये देखा था कंपैक्शन। ठीक है, तो कंपैक्शन में ये एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। कंपैक्शन की एक एग्जांपल थी, वो शायद इसके अंदर अब ऐड नहीं की हुई। कंपैक्शन के अंदर आपने सिर्फ ये करना था कि ये जो प्रोसेस है ये वाला P2, ठीक है, इसको हम मेमोरी से निकालेंगे, यहाँ से रैम से निकाल के इसको एक्सटर्नल ड्राइव में लोड करेंगे और इसको जब दोबारा मेमोरी में यहाँ पे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस ये वाला। ठीक है, जो प्रोग्राम 2 ये वाला प्रोसेस है। तो ठीक है, एग्जांपल देखी थी कि जैसे हम डिस्क को डिफ्रैगमेंटेशन करते हैं डिस्क की, उसी तरह हम करते हैं, वो वाली एग्जांपल देखी थी हमने हाँ वो अभी इसके क्लास में। अंदर लोड नहीं की हुई तो वो मेरा ख्याल कुछ स्लाइड्स डिफरेंट होंगी। तो इसी तरह दोबारा फिर इस प्रोसेस को हम प्रोग्राम को मेमोरी से निकालेंगे, निकाल के जब दोबारा लोड करेंगे तो जो अवेलेबल स्पेस है उसके स्टार्ट के ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी मेमोरी है ये कम्पैक्ट हो जाएगी। जो लास्ट स्पेस जो बचेगी वो ये दोनों का एडिशन होके बचेगी, इन दोनों स्पेसिस का। तो वहां पे आप कोई नया प्रोसेस भी लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हमने देखी थी, लेकिन वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये उन्हीं एल्गोरिथम्स की एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको आप खुद से एक दफा सॉल्व करके देखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर आपने लास्ट के ऊपर आंसर ये करना है कि विच एल्गोरिथम मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह से ब्लॉक्स आए हैं प्रोसेस के। ठीक है, मतलब ये एक प्रोसेस है उसका 100K है, KB है और इस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको अब आपने उन 4 एल्गोरिथम से जो अपने हमने स्टडी किए हैं, ठीक है, उनके थ्रू आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पे लोड होगा। ठीक है, ये
नहीं सॉरी, ये जो आपके पास ये मेन मेमोरी की जो है वो प्लेसेस हैं, ठीक है। जो मेन मेमोरी के अंदर आपके जो पोर्शंस हैं वो 100 KB, 5 KB और इसी तरह से ये 6 KB, ठीक है, इन ऑर्डर। तो ये इसी तरह सीक्वेंस के अंदर कुछ ब्लॉक्स अवेलेबल है मेन मेमोरी के अंदर, ये उसकी उसकी साइज दिया हुआ है, 5 डिफरेंट साइज की वो मेमोरी का साइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ ये एल्गोरिथम्स को रन करना है और आपने ये जो है ना वो प्लेस करने हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट प्रोसेस का जो साइज है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हर प्रोसेस को आपने इन जो है ना वो अवेलेबल में लोड करना है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इन ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस आया 212 ये सबसे पहले लोड होगा, उसके बाद ये 417 और इसी तरह से ये इन ऑर्डर ही आपने वहां पे प्लेस करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने ये करने के बाद आपने देखना है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो वो क्या हो रही है, ठीक है। तो कौन सा मेथड जो है ना वो एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपने बस इसका आंसर करना है, इसको आप एक दफा देखिएगा। असाइनमेंट है सर? नहीं असाइनमेंट नहीं है ये, वैसे ही आपने इसको एक दफा देखना है, इसमें से क्विज में पूछ लेंगे। डन। ओके सर। अच्छा अब जो है ना वो एक जो हमारा मेजर टॉपिक है, अभी तो हमने जस्ट एक स्मॉल इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखी है किस तरह से प्रोसेस जो है ना वो लोड होते हैं मेमोरी में। अब अब देखें इशू क्या आता है। इशू ये आता है कि अगर आपके पास अवेलेबल जो है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपने थोड़ा सा ध्यान में देखना है। ये दो चीजें जो अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो इससे जो है ना वो रेलेवेंट है, ठीक है। अब देखें एक एक स्पेस है आपके पास ये वाली, ठीक है, ये इस तरह से। अब एक प्रोसेस है उसको आपने लोड करना है, ठीक है। तो जब तक उसको कंटिन्यूअस लोकेशन नहीं मिलेगी ये वाली अवेलेबल, ठीक है, तो हम उसको लोड नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर 100K था साइज एक प्रोसेस का जिसको हमने लोड करना है, ठीक है। तो जब तक आपके पास 100K से या उससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, मेमोरी में इतनी स्पेस जब तक अवेलेबल नहीं होगी तो इस प्रोसेस को हम लोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 100K कभी भी अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो उसमें फिर आपका ये प्रोसेस हमेशा वेट करता रहेगा, ठीक है। तो या फिर आप जो कंपैक्शन कर रहे हैं क्या वो आप मल्टीपल टाइम्स कंपैक्शन कर रहे होंगे, हर एक टाइम पे जब आपने प्रोसेस को लोड करना है तो आप बाकी सारे प्रोसेस को दोबारा मेमोरी से निकाल के फिर दोबारा लोड करेंगे, ठीक है। वो भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कंपैक्शन हम कर रहे थे ना जब आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है ये वाली। तो हम ये कह रहे हैं कि आप क्या करें कि इस ये जो प्रोसेस है